Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4, Turkish invasion of India. Student in gadget section few lines which is written by Al-Biruni is given. Okay, so who is Al-Biruni? Al-Biruni was an astronomer, mathematician, philosopher. He joined the court of Sultan Mahmud of Ghazni and followed him to India. बच्चे ये जो अल्बेरूनी थे ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे और एक किसकी कोर्ट में थे वर्किंग? सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, जब सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इंडिया आए तो इंडिया ये भी आ गए उनको फॉलो करते हुए। तब इन्होंने यहाँ पर दिवाली का फेस्टिवल देखा और दिवाली के फेस्टिवल में हम लोग कैसे न्यू ड्रेस पहनते हैं, दिया जलाते हैं, पान और सुपारी, यहाँ पर लिखा है बीटल लीव्स एंड अरेका नट्स। बीटल लीव्स मतलब पान, अरेका नट्स मतलब सुपारी, कैसे टेम्पल्स में चढ़ाते हैं, आर्म्स मतलब कुछ डोनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। और रात होते होते हम कैसे बहुत सारे लैम्प डेकोरेट करते हैं, ये अल-बिरूनी ने इंडिया के लिए देखा और फिर किताब अल हिंद में ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी। क्या बात समझ में आई? किताब उल हिंद में ये लाइनें अल-बिरूनी ने लिखी है जो इंडिया के लिए हैं और इंडिया में कैसे दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो सब बताया है। सुबह नहाओ, न्यू ड्रेस पहनो, बीटल लीव्स पान का पत्ता, अरेका नट्स लेके टेम्पल में जाओ, आर्म्स मतलब गरीबों को डोनेशन दो और रात होते होते तक हम लोग सब दिया जला देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने लिखी? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी कौन था? महमूद ऑफ गजनी जो थे उनके कोर्ट में था। ठीक है, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन। नाउ वी हैव डन चैप्टर नंबर 3, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम। सो इन दैट वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद ने एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया अरेबिया में। रिलीजन का नाम था इस्लाम और फॉलोअर्स को बोलते हैं मुस्लिम। ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन Islam and the follower of Islam is known as Muslim. After Prophet Muhammad death, जब Prophet Muhammad की डेथ हो गई तो खलीफा सिस्टम बना जिसमें कि खलीफा और कैलिफ का मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बैटल करने की और इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करने की। इस्लाम वॉज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ट्रेड और इस्लाम को आप ट्रेड के थ्रू भी स्प्रेड कर सकते हैं। द अरब मर्चेंट्स प्रोपेगेटेड द न्यू फेथ वेरेवर दे वॉन्ट। ठीक है, अब जो अरब मर्चेंट्स थे, स्टूडेंट जो बाइंग और सेलिंग का काम करते थे, इन अरब मर्चेंट्स ने जहाँ जहाँ ये गए वहाँ पर इस्लाम को प्रोपेगेट किया मतलब स्प्रेड किया, पढ़ाया। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे वहाँ पर इस्लाम रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया अरब मर्चेंट्स ने। इस्लाम था स्प्रेड टू वेस्ट एशिया। अब इस्लाम वेस्ट एशिया आ गया है, नदर्न अफ्रीका में है और ईस्टर्न यूरोप में है। इस्लाम कहाँ का स्प्रेड हो गया बच्चा? वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप। ये बात मैंने राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम में भी कही है। इस्लाम को हम बोलते हैं एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट है, एक है एशिया, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है यूरोप। अराइवल ऑफ द अरब्स इंडिया में कैसे आए? तो भाई इंडिया और अगर हम अरब के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो वो 7th सेंचुरी से भी पहले से हैं। इंडिया के कुछ किंगडम्स में हॉर्स को इंपोर्ट किया जाता था अरेबिया से। हमारे यहाँ हॉर्स इतने अच्छे वैरायटी के नहीं मिलते थे, तो बहुत अच्छी वैरायटी के, क्वालिटी के, ब्रीड के हॉर्स के लिए हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करते थे? अरेबिया के ऊपर। तो कुछ इंडियन किंगडम्स हॉर्स को इंपोर्ट करती थी, कहाँ से? अरेबिया से। विथ टाइम द अरब मर्चेंट सेटल्ड इन मालाबार कोस्ट। धीरे धीरे जितने भी अरब मर्चेंट थे वो मालाबार कोस्ट में सेटल होने लग गए। उन्होंने अपने फेथ को वहाँ पर स्प्रेड करना चालू किया, मॉस्क्यू बनाई, मस्जिद बनाना चालू कर दिया, इस्लाम रिलीजन के बारे में लोगों को बताना चालू कर दिया। और जो इंडियन रूलर थे बेसिकली उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि हम इंडिया में तो देखते हैं इतने सारे रिलीजन है, रिलीजियस टॉलरेंस भी थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके मॉस्क्यू बनाने से भी और उनकी रिलीजियस फेथ को दूसरों से बताने में भी। ठीक है, तो इंडियन रूलर्स ने ग्रांटेड किया इस चीज़ को, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टूडेंट्स पर जब 8th सेंचुरी आई तो इंडिया ने देखा, किसको देखा? अरब इन्वेजन्स को। इंडिया विटनेस्ड एन अरब इन्वेजन इन 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी मतलब 8th सेंचुरी सी 0 1 2 3 4 5 से 8 पर हम जब पहुँचे तो अरब इन्वेजन हुए।
मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? एक जनरल थे। किस डायनेस्टी के? उमैयाद डायनेस्टी के। अब बेटा आपको ये पता नहीं चलेगा उमैयाद डायनेस्टी क्या है, क्यों है, तो आपको राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पढ़ लें वो चैप्टर। मोहम्मद बिन कासिम जनरल थे उमैयाद डायनेस्टी के। उन्होंने सिंध को कनकर किया 712 में। 712 में सिंध को कनकर किया मोहम्मद बिन कासिम, जनरल ऑफ उमैयाद डायनेस्टी। और फिर मुल्तान को कनकर किया 713 में। 712 उनको मिल गया सिंध, 713 उन्हें मिल गया मुल्तान। किसको मिल गया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? उमैयाद डायनेस्टी के जनरल। ये जो टेरिटरीज थी ये अरब कंट्रोल में ही रही फॉर नियरली 1.5 सेंचुरी। 100 ईयर, मोर देन 100 ईयर, 150 ईयर सिंध और मुल्तान किसके कंट्रोल में रहा स्टूडेंट्स? उमैयाद डायनेस्टी, अरब के कंट्रोल में रहा, ठीक है। अरब invasions led to more defined cultural action between अरबिया एंड इंडिया। बेटा अब जब वो लोग इन्वेड ही करने लग गए इंडिया में तो यहाँ पर कल्चर एक्सचेंज और ज़्यादा बढ़ गया। किस किस के बीच में? अरेबिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। इसके बाद अरब्स ने क्या किया? बहुत सारी संस्कृत बुक को अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, स्पेशली न्यूमेरल्स, उसको फिर फर्दर डेवलप किया, ठीक है। उन्होंने हमारी संस्कृत बुक को अरेबिक में ट्रांसफ़र किया। साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, न्यूमेरल्स, इन सब की भी बाद में डेवलपमेंट किए, काम किया। अरब ने ग्रेजुअली इंडियन वे ऑफ लाइफ को इस तरीके से अडॉप्ट किया कि कब वो इंटरमिंगल्ड हो गए लोकल पीपल के साथ हमें पता ही नहीं चला। मतलब इस तरीके से कल्चर ट्रांसफ़र हुआ कि उन्हें ना ही तो हमसे कोई प्रॉब्लम हुई और ना हमें उनसे कोई प्रॉब्लम हुई। अरब ग्रेजुअली अडॉप्टेड इंडियन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने इंडियन वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया, इंटरमिंगल फ्रीली, धीरे से वो मिल गए किसके साथ? लोकल लोगों के साथ, लोकल पीपल के साथ। तो ये बात आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अरब्स ने ब्रिटिशर्स की तरह नहीं किया। ब्रिटिशर्स वांट अस टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ लाइक ब्रिटिश, बट अरब ने थोड़ा चेंज अपने आप में किया और ख़ुद को इंडियन वे ऑफ लाइफ में सूटेबल बना लिया। वो इंटरमिंगल कर गए लोकल पीपल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अरब वर फॉलोड बाय टर्क्स, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर और मॉडर्न डे जिसको हम टर्की बोलते हैं, वहाँ के लोगों ने किसको फॉलो किया? अरब को फॉलो किया, ठीक है। अरब वर फॉलोड बाय टर्क्स फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड। 1000 ऑनवर्ड किसका? अरब को कौन फॉलो करने लग गए बेटा? टर्क। Many Turkish invaders entered India through the mountain passes in the northwest. बहुत सारे टर्किश इन्वेडर, बेटा देखो ऑटोमन एम्पायर के जो लोग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्क्स, ठीक है। टर्की जो आज मॉडर्न डे में टर्की है वो पहले ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ के लोगों को हम बोलते हैं टर्क। तो जो टर्किश इन्वेडर्स थे, देखो माउंटेन को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कई बार आपको माउंटेन्स के बीच में नेचुरल एक जो रास्ता मिल जाता है जिसके थ्रू आप माउंटेन को क्रॉस कर सकते हो, उसको बोलते हैं पासिस। समझ में आई बात? जैसे हमारे इंडिया में है जो ज़ीला पासिस, वो नेचुरल वे इन बिटवीन माउंटेन। तो नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पर हम लोगों को सुलेमान किर्थन माउंटेन वगैरह दिखता है, वहाँ पर बहुत सारे हिंदू कुश माउंटेन, वहाँ पे नेचुरल पासिस थे जिसके थ्रू टर्किश इन्वेडर उसको पास करके कहाँ आ गए बच्चा? इंडिया आ गए। महमूद ऑफ गजनी लेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेजन, और पहला इन्वेजन किसने स्टार्ट किया? महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। अरब को फॉलो करते हुए आ गए टर्क। कब से फॉलो करना स्टार्ट किया? 1000 ऑनवर्ड स्टार्ट किया, ठीक है। वो फिर कहाँ पहुँच गए? इंडिया पहुँच गए, नॉर्थ वेस्ट के माउंटेन पासेस के थ्रू, और पहला इन्वेडर था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। स्टूडेंट ये जो मोटूनो सेक्शन है इसमें कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अरब का मीनिंग होता है पासर बाय और नॉमेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरब? पासर बाय और नॉमेड, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स का बिलीव था कि जो अरब वर्ड है उसका मतलब होता है स्पीक क्लियरली। अरब एक वर्ब है, वर्ब मतलब जैसे सोना, खाना पीना, क्राई, स्लीप, ईट जैसे वर्ब होती है, वैसे अरब भी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है स्लीप क्लियरली। पर आज हम अरब किसको बोलते हैं या अरेबियन पीपल किसको बोलते हैं? द पीपल हु इज़ लिविंग इन सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, यमन, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट एंड अदर नेशंस ऑफ नॉर्थ
अफ्रीका। ठीक कोई बात, इन्हें हम क्या बोलते हैं, अरब्स। महमूद वॉज द रूलर ऑफ गजनी। गजनी कहाँ पर है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक छोटी सी जगह थी जिसका नाम था गजनी, वहाँ का रूलर था महमूद। ही वॉन्टेड टू रेज लार्ज आर्मी एंड मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम। भाई सबका सपना होता है, महमूद का भी सपना था कि वो बहुत बड़ी आर्मी बनाए और गजनी को एक पावरफुल किंगडम बना दे, उस रीजन का सबसे पावरफुल किंगडम। पर इस सारे कामों के लिए चाहिए होता है पैसा। फॉर दैट महमूद रिक्वायर्ड मनी एंड ही हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये उसने सुना था, तो उसे लगा भाई मुझे गजनी को बहुत फेमस बनाना है, बहुत ही रॉयल बनाना है, जिसके लिए चाहिए मुझे पैसा। तो चलो इंडिया की तरफ, इंडिया को इन्वेट करो, लूटो और पैसा लेके आओ और गजनी को मॉडर्न बना दो। ठीक हुई बात, समझ में आई। महमूद कहाँ का था, गजनी का था। गजनी कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। उसे क्या चाहिए था, पैसा। उसे पैसा क्यों चाहिए था, अपनी किंगडम गजनी को और पावरफुल किंगडम बनाना, सबसे पावरफुल किंगडम बना देना, उस रीजन की। कहीं उसने कहानियों में सुन रखा था, लोगों से सुन रखा था कि इंडिया में बहुत वेल्थ है, तो भाई वो सीधा आया और इंडिया को इन्वेट करने लग गया। इन्वेट करना मतलब लूटना। अब भाई महमूद इन इंडिया, तो महमूद जी जब इंडिया आए तो इन्होंने 26 ईयर्स में ही 10,000 से लेके 1026 तक, 1000 टू 120 1026, 1000 से 1026 तक कितने इन्वेजन्स कर दिए, 17 इन्वेजन्स कर दिए। किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। विद इन अ स्पेन ऑफ 26 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 टू 1026, मात्र 26 साल में वो 17 बार तो हमें इंडिया को ही लूट के चला गया। गलत बात है। अच्छा वो इतनी बार कैसे लूट के चला गया हमको, 17 टाइम बहुत ज़्यादा होता है। हम एक बार नहीं संभले, दूसरी बार हमको रोकना चाहिए था, तीसरी बार रोकना चाहिए था, पर हम अपने में ही मस्त थे। हमारे इधर पॉलिटिकल कंडीशन बहुत वीक थी, जितने भी रूलर्स थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, वो आपस में ही छोटे छोटे एरियाज़ को लेके लड़ते रहते थे। ठीक है, द रूलर्स वर एट वॉर विथ वन अनदर, उनको फुर्सत ही नहीं थी, वो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। देयरफॉर फेल टू चैलेंज महमूद। अब थोड़ा सोचने की कोशिश करना, वो इंडिया जितना का एरिया इतना बड़ा है, वहाँ पर एक अफ़गानिस्तान की छोटी सी किंगडम गौरी से एक आदमी आता है, वो मात्र मतलब ओनली 26 ईयर में 17 टाइम हमको प्लंडर करता है, इन्वेट करता है, और हमारे किंग्स कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे वर पॉलिटिकली वेरी वीक, देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द रूलर। पॉलिटिकली वीक हैं, यूनिटी नहीं है, दे वर फाइटिंग विथ वन अनदर फॉर small part of the land or many more issues were there. That is why they were failed to challenge Mahmud. आई बात समझ में। अच्छा ये रीज़न हमेशा आपको कॉमन मिलेगा, नो यूनिटी अमंग द रूलर। इसी ने अरब कॉन्क्वेस्ट, भले ही वो मुगल आएंगे उनको, भले ही ब्रिटिश आएंगे, सबको स्पेस दे दी है। किसको लेके, क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है, और आज तक लोग हमारा एडवांटेज उठा रहे हैं क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं हैं। महमूद की जो अर्ली रेट्स थी वो किसके अगेंस्ट में थी, हिंदुस्तानी रूलर्स के अगेंस्ट में थी। जैसे कि मेनी अर्ली रेट्स वर अगेंस्ट द हिंदुस्तानी रूलर्स, जयपाल, आनंदपाल। ठीक है, शुरुआत में ये मैंने गलत पढ़ा, स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान निकल गया, वो हिंदू शाही है। ठीक है, महमूद की जो अर्ली रेट्स थी वो किसके अगेंस्ट में थी, हिंदू शाही रूलर्स। ध्यान रखना बेटा, मैंने हिंदुस्तान बोला था पहले जो गलत है। महमूद अर्ली रेट्स वर अगेंस्ट हिंदू शाही रूलर्स, हिंदू शाही रूलर के अगेंस्ट में उसकी अर्ली रेट्स थी जयपाल, आनंदपाल, whose territories extended from पंजाब टू अफगानिस्तान। ठीक है, जयपाल, आनंदपाल, जिनकी टेरिटरीज कहाँ से थी, पंजाब से स्टार्ट होकर अफगानिस्तान पे ख़त्म होती थी, इन्हें बोला जाता था हिंदू शाही रूलर्स। ठीक है, तो शुरुआत में उसने किसको लूटा, हिंदू शाही रूलर्स, जयपाल, आनंदपाल को। He defeated the हिंदू शाही रूलर्स एंड गॉट अ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम देम। हिंदू शाही रूलर्स को हरा दिया और फिर उनसे डिमांड किया ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट, बहुत सारा ट्रिब्यूट चाहिए मुझे। ही सब्सिक्वेंट रेट्स वर अगेंस्ट द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया। फिर उसे पता चला कि भाई ये जो इंडियंस होते हैं ये अपनी गॉड और गॉडेस को बिल्कुल गोल्ड ज्वेलरी चढ़ाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होती है टेम्पल्स में। तो उसको आइडिया आया कि रूलर्स से ज़्यादा अच्छा मैं किसी टेम्पल टाउन को ही क्या करता हूँ, इन्वेट कर लेता हूँ।
ठीक है, फिर से मैं एक बात बता रही हूँ, इट्स माई फॉल्ट कि मैंने हिंदू शाही को हिंदुस्तान पढ़ा, पर वो रॉन्ग है। हिंदू शाही रूलर्स थे जयपाल आनंदपाल, जिनका एरिया था पंजाब से अफगानिस्तान तक, जिसको लूटा शुरुआत में महमूद ऑफ गजनी ने। ठीक है, लेटर ऑन ही गॉट आइडिया टू प्लंडर टेम्पल्स। महमूद प्लंडर द एनोरामाउस वेल्थ ऑफ द टेम्पल। प्लंडर भी मतलब लूटना ही होता है। महमूद ने इनोरामाउस मतलब बहुत बड़े अमाउंट में जो वेल्थ हमारे टेम्पल्स में थी उससे लूट लिया, और कहाँ ले गया? होमलैंड, अफगानिस्तान के गौरी। ठीक है, गजनवी, सॉरी गौरी नहीं, गजनवी। भाई यहाँ से उसने इतना अमाउंट, इतनी ज्वेलरी, गोल्ड सब लूटा, लूट के कहाँ ले गया? गजनवी। गजनवी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, महमूद्स मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर अगेंस्ट मथुरा एंड कन्नौज, और इन सब रेड में जो सबसे ज़्यादा डेयरिंग है वो है मथुरा और कन्नौज की रेड, जो उसने कब की? 1018 में की, एंड अगेंस्ट सोमनाथ इन 1026। तो बेटा बाकी तो ठीक है, पर सबसे ज़्यादा डेयरिंग था उसका बिल्कुल अंदर तक आ जाना, मथुरा और कन्नौज। 1018 में उसने मथुरा कन्नौज लूटा, सोमनाथ को उसने लूटा है 1026 में। तो ये ध्यान रखना, if your teacher will ask in a question, write down the most daring raids of Mahmud of Ghaznavi. What will you write? Mathura Kannauj in 1018 and Somnath at 1026. The Somnath temple in Gujarat were stripped of all its wealth, even the precious stones. सबसे ज़्यादा अगर हालत किसी की ख़राब की तो वो सोमनाथ टेम्पल ही था। ठीक है, जितनी भी वेल्थ थी उसको तो ले ही गए, पर कुछ प्रीशियस स्टोन्स हम वॉल्स में भी लगा देते हैं, ऐसे दीवारों में को डेकोरेट करने के लिए हम जो स्टोन्स वगैरह का लगा देते हैं, दीवार तोड़कर वो स्टोन्स भी निकाल लिए गए बेटा। जो वॉल्स थी उनको डिग आउट किया गया, उस स्टोन को निकाला गया और ले जाया गया। ये थे महमूद ऑफ गजनी, इन्होंने हमारे टेम्पल्स को भी नहीं छोड़ा, बहुत ही ख़राब इंसान थे। ठीक है, पर ठीक है, ये भी नेशनलिज्म के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि इनका सपना था गजनी को पावरफुल एम्पायर बनाना। तो ये अपने गजनी को बनाने के लिए हमारे इंडिया को, हमारे टेम्पल्स को लूट रहे थे, और जिसमें सबसे बेकार हालत इन्होंने की सोमनाथ टेम्पल की, जहाँ से इन्होंने टेम्पल्स की वॉल्स पे लगे हुए प्रीशियस स्टोन्स को भी लूट लिया। इन द टेम्पल वॉल्स वर डग आउट, जैसे मैंने बताया ना, दीवार की वॉल में जो प्रीशियस स्टोन्स थे उनको भी निकाल लिया, डग आउट कर लिया। महमूद कैरीड अवे ऑल द बूटी टू गजनी, और सारी की सारी बूटी खजाना कहाँ ले गया? गजनी ले गया। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि इस टेम्पल को डिफेंड करने में 50,000 से भी ज़्यादा पीपल डाई कर गए थे उस टाइम। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट मोर देन 50,000 पीपल डाइड डिफेंडिंग द टेम्पल। टेम्पल की रक्षा करते हुए 50,000 से भी ज़्यादा लोग उस टाइम में मर गए थे। With the plundered wealth, Mahmud beautified Ghazni with garden, mosque, library, college and museum. जितनी भी लूटी हुई जो संपदा थी, वेल्थ थी, मनी थी, उससे महमूद ने क्या किया बच्चा? गार्डन्स बनवाए, मॉस्क्यू बनवाए, लाइब्रेरीज बनवाई, कॉलेज, म्यूजियम्स बनवाए। कहाँ पर? गजनी में। गजनी को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया, ब्यूटिफाई कर दिया। महमूद वॉज एन इन्वेडर एंड अ प्लंडरर, वो इन्वेडर था, वो प्लंडरर था, बहुत लूटपाट उसने हमारी कंट्री में मचाई। पर उसका एक दूसरा फेस भी था, उसकी पर्सनालिटी का। देखो यार, वो क्या कर रहा था? वो अपनी कंट्री को रिच बनाने के लिए, अपनी कंट्री को ब्यूटीफाई करने के लिए दूसरी कंट्री पे हमले कर रहा है, ठीक है ना। पर वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए सोच रहा है ना, उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है, अपनी कंट्री के टूवर्ड्स एक अच्छी फीलिंग है। पर हाँ, कुछ तो वो हमारे साथ तो गलत ही कर रहा है। पर उसकी पर्सनालिटी का एक और फेस था, वो स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज करता था, आर्टिस्ट, पोएट, इन सबको अपने कोर्ट में प्रॉपर प्लेस देता था। अल बैरूनी रिसीव्ड महमूद पैट्रोनेज, और ऐसा ही पैट्रोनेज किसको मिला? अल बैरूनी को मिला। ठीक है स्टूडेंट, अब पैट्रोनेज क्या होता है ये दिमाग में आ रहा होगा। पैट्रोनेज करने का मतलब होता है संरक्षण देना। मतलब जब भी आप किसी आर्टिस्ट को, किसी पेंटर को, किसी स्कॉलर को क्या कर रहे हो, अपने कोर्ट में रख रहे हो, उसको मनी प्रोवाइड कर रहे हो, अदर फैसिलिटीज़ दे रहे हो, सो दैट ही कैन डू हिज वर्क इन अ वेरी प्रॉपर वे। भले आर्टिस्ट हो, पेंटिंग बनाता हो, पोइट बनाता हो, स्कॉलर हो, तो जब आप उसको अपनी कोर्ट में रख लेते हैं, एक प्रॉपर प्लेस दे देते हैं, या उसको कोई जॉब दे देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा कि वो बिना अपनी लाइवलीहुड की चिंता किए हुए बिना एक मास्टरपीस बना सकता है। ठीक है, तो अल बैरूनी को महमूद ने पैट्रोनेज दिया हुआ था। उसने किताब लिखी है, किताबुल हिंद,
विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क एज एस्ट्रोनॉमी। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था ना, दिवाली का बात ये कैसे सेलिब्रेट होती है, वो किसका ही पैरा है, किताबुल हिंद का ही पैरा है। तो किताबुल हिंद एक बुक है जिसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, जोग्राफी, फिलॉसफी सबको इंक्लूड किया है। और किसकी है वो? अल बरूनी की। अल बरूनी किसके कोर्ट में था? महमूद ऑफ गजनी। फिरदौसी कौन था? फिरदौसी ऑथर था शाहनामा का। हु वॉज फिरदौसी? फिरदौसी वॉज द ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। वॉज अ पोइट इन महमूद कोर्ट। महमूद के कोर्ट में एक पोइट थे जिनका नाम था फिरदौसी, जिसने कौन सी बुक लिखी है? शाहनामा। ठीक है। महमूद बहुत सारे स्कॉलर्स को इनवाइट करता था। उसकी लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छा कलेक्शन था फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हर पार्ट से जो भी कुछ उसे अच्छा लगता वो अपनी लाइब्रेरी में रख लेता था। ही ऑल्सो फाउंडेड अ यूनिवर्सिटी इन गजनी। तो बेटा आपने गजनी की पर्सनालिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे। वो पेट्रोनेज देता था किसको? बहुत सारे स्कॉलर्स को, राइटर्स को, पोइट को, एस्ट्रोनॉमर्स को, सो दैट दे कैन वर्क विदाउट एनी टेंशन ऑफ देयर लाइवलीहुड। ठीक है। तो उसने बहुत सारे कोर्ट में पोइट वगैरह रख रखे थे जिसको प्रॉपर पैसा वगैरह देता था। उसने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। उसकी लाइब्रेरी में ओवरऑल वर्ल्ड से बहुत अच्छा कलेक्शन बुक्स का उसके पास था। ठीक है। चलो मोर टू नो सेक्शन पढ़ते हैं। महमूद ऑफ गजनी ने फिरदौसी को कहा तुम शाहनामा लिखो, और द शाहनामा मतलब द बुक्स ऑफ किंग, शाहनामा द बुक्स ऑफ किंग लिखो भाई। किसको बोला? महमूद ऑफ गजनी ने बोला। किसको? फिरदौसी को बोला। उसने प्रॉमिस किया था कि तुम अगर ये बुक अच्छी लिख दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। पर महमूद अपने प्रॉमिस को बचा नहीं पाए, मतलब प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए। बचाना क्या, वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किए। तो फिरदौसी भी भाई पोएट थे, उन्होंने भी लिख दिया एक सटायर ऑन द सुल्तान। दीज मेड फिरदौसी सो बिटर। फिरदौसी इतने कड़वे, कड़वे नहीं बोलना चाहिए, मतलब इतना उनका मन दुखी हो गया कि भाई मैंने पूरी मेहनत लगा दी शाहनामा लिखने में, बुक ऑफ किंग लिखने में, फिर भी इसने जो प्रॉमिस किया था महमूद ऑफ गजनी ने मुझे नहीं दिया। दैट इज़ वाई ही हैज़ रिटर्न अ सटायर ऑन द सुल्तान। ठीक है। सटायर का मतलब तो आपको पता ही है। महमूद डाइड इन 1030 में महमूद की डेथ हो गई। अ स्ट्रिंग ऑफ वीक सक्सेसर लेड गजनवी द एम्पायर टू श्रिंक रैपिडली। फिर जो सक्सेसर आए स्टूडेंट्स वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितना महमूद ऑफ गजनी था। तो धीरे धीरे करके पूरा एम्पायर जो महमूद ऑफ गजनी ने बनाया था वो श्रिंक कर गया, छोटा पड़ गया। देयर वर नो फर्दर इन्वेजन फॉर मोर देन अ सेंचुरी। और फिर एक सेंचुरी तक कोई इन्वेजन नहीं हुआ। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, any suggestion, do write in comment section. और कोई डाउट आता है तो पूछ लिया करो। So in the next video we'll discuss महमूद मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।